वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का, जिसमें पहला डेज एंड इवेंट्स मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को समझाने के लिए मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा मनाया जाता है। इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय का एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसमें उसके अतिरिक्त 28 और सदस्य होते हैं, मतलब इसमें 29 सदस्य होते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष और 28 बाकी सदस्य होते हैं भारतीय प्रेस परिषद में। इसके बाद इसकी अगली न्यूज़ है, विश्व धरोहर स्थलों के 50 साल पूरे हुए हैं। यानी 16 नवंबर 1972 को पहली बार विश्व विरासत सम्मेलन में यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई थी, जिसके तहत प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो संपत्तियां हैं हमारी, उनके संरक्षण की अवधारणाओं को जोड़ा गया था और इसलिए इसके 50 वर्ष पूरे होने पर इसको मनाया गया है। कोलोराडो का मेसा वर्ल्डे नेशनल पार्क, जहां पुश्तैनी पुए एल्बोआसी शताब्दियों से रह रहे हैं, उसको 1978 में यूनेस्को द्वारा चुने गए जो पहले विश्व धरोहर साइट्स थे उनमें से एक है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की क्या स्थिति है? भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित शामिल है। इसमें सूचीबद्ध होने वाली जो पहली साइट्स थी अपने यहाँ की, वो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल थी, जो आपके स्क्रीन पर शो हो चुकी हैं। सबसे जो नवीनतम है वो 2021 में सूचीबद्ध किया गया था, जो धौलावीरा है गुजरात में। इसके बाद इसमें जो केवल एक मिश्रित स्थल है उसका नाम है कंचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो नवजात देखभाल सप्ताह चल रहा है 15 से 21 नवंबर तक के बीच में। नवजात बच्चे किसको कहते हैं? जो 28 दिन से कम के रहते हैं उनको कहते हैं। और इसको मनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि नवजात जो शिशु हैं उनकी देखभाल के लिए मनाया जा रहा है। इसकी जो 2022 की थीम है नवजात सुरक्षा सप्ताह की, होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन एरिया है। इस समय जो नवजात मृत्यु दर है भारत की, प्रति 1000 में 20 बच्चे ऐसे हैं जो मर जाते हैं। इसके बाद डेज एंड इवेंट्स के अगले सीरीज में है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, जो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। 1994 में इसकी अवधारणा सबसे पहले आई थी, पर 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना की थी और इस दिन को जो 125वीं जयंती के रूप में जो चिन्हित किया गया था, किसके? महात्मा गांधी के। और यूनेस्को ने मदनजीत सिंह पुरस्कार के रूप में इसको भी शामिल किया था, क्योंकि मदनजीत ही ऐसे जो वहाँ के भारतीय राजनयिक थे जो इस चीज़ को प्रायोजित किया था। इसके बाद अगली हमारा नेशनल अफेयर्स के से न्यूज़ होता है। इसमें पोसाको का नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया कर दिया गया। पोसाको का क्या नाम है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम अभी बदल के ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रख दिया गया है। इसमें क्या है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र यानी NLDC और 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों यानी RLDC को संचालित करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है वो 15 नवंबर को आई थी। 15 नवंबर को 8 अरब हो गई है दुनिया की आबादी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी न्यूज़ में था, तो आज भी इसलिए हम इसको रख ले रहे हैं। एक अनुमान लगाया कि वैश्विक आबादी 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.4 बिलियन हो जाएगी और बिलियन हो जाएगी। इसके बाद एक चीज़ और है कि 1950 के बाद जनसंख्या दर प्रति वर्ष घट रहा है, ये भी याद रखने वाली बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में का हमारा अगला सीरीज है। इसमें अपोलो ने 50 साल के बाद नासा का आर्टेमिस रॉकेट लॉन्च किया है। अपोलो के बाद आर्टेमिस लॉन्च किया गया है अभी जल्दी में नासा के द्वारा। कहाँ पे शोध करने वाला है? चंद्रमा पर ये शोध करने वाला है, ये आप लोग याद रखिएगा। नासा USA की ये रॉकेट है। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज होती है। इसमें MEE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MOCI यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इसके साथ कौशल और उद्यमिता मंत्रालय यानी 4 मंत्रालय मिलकर संयुक्त रूप से 15 नवंबर को पहली वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया है। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ 10 देशों के साथ भारत ने प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राजदूतों और उच्च आयोगों ने भाग लिया है।
इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ होता है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस COP27, जो कहाँ पर चल रहा है, मिस्र के शर्म अल शेख में चल रहा है। वहाँ पर स्वीडन के साथ लीड IT समिट की मेज़बानी करेगा भारत। लीड IT समिट है क्या? औद्योगिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व का उद्देश्य लेके लीड IT परिवर्तन अल्प कार्बन संक्रमण के क्षेत्र में केंद्रित होगा। मतलब कम कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लीड IT शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि लीड IT का वर्तमान चरण 2023 में समाप्त हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स के अगला हमारा सीरीज होता है। इसमें जान लेते हैं GE ने अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA के साथ रूपरेखा के लिए समझौता किया है। यह एक ऐसी योजना है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद करेगी। इसके साथ ही इसमें अलग अलग तरीके की जो है वो लोग आएंगे, जिसमें थॉट लीडरशिप डेवलप होगा, नवीनीकरण ऊर्जा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा और उसको पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स के सीरीज में अगला है IFSC ने किया है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता। क्या समझौता हुआ है? इसमें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इसमें बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण के लिए की जिम्मेदारी सौंपी गई है एक दूसरे को। IFSCS को जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी है। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की अगली सीरीज में होता है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पर है। इससे पहले जो है वो 2022 में वो 10वें स्थान पर था, 2021 में वो 9वें स्थान पर था। डेनमार्क और स्वीडन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक है क्या? जर्मन पर्यावरण संगठन जर्मन वॉच द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ की जलवायु संरक्षण प्रदर्शन सूचकांक का मूल्यांकन किया जाता है। 4 श्रेणियाँ होती हैं इसमें: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ये 4 इसमें श्रेणियाँ होती हैं। इसको हम लोग इसके तहत जो है वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं। पहली बार कब प्रकाशित हुआ था जलवायु प्रदर्शन सूचकांक? 2005 में। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स की अगली सीरीज में 2023 तक भारत बनेगा विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के नाम से जारी हुई है। इसके साथ ही अगला जो हमारा न्यूज़ है वो RBI ने 9 बैंकों पर लगाया है मौद्रिक दंड। क्यों लगाया है? क्योंकि इन बैंकों ने बेरहामपुर सहकारी बैंक, केंद्रपाड़ा सहकारी बैंक, जमशेदपुर सहकारी बैंक आदि शामिल है। और क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो है बैंक रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से इन पर लगाया गया है। अगला हमारा अपॉइंटमेंट्स की सीरीज होता है पंकज पटेल जी, जो आपके स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं। इनको IIM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज R पटेल इनका जो है वो पूरा नाम है। किसका स्थान लेंगे? ये कुमार मंगलम बिरला का स्थान लेने वाले हैं और संस्थान के 14वें अध्यक्ष बनेंगे, ये भी याद रखिएगा। रिपोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज में हम देख लेते हैं। विवेक जोशी को सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। कौन है ये? विवेक जोशी जी वित्तीय सेवा सचिव हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि बोर्ड में जो है ना 15 सीटें होती हैं, जिनमें 5 आधिकारिक निदेशक होते हैं और 10 गैर आधिकारिक निदेशक होते हैं। RBI गवर्नर जो शशिकांत दास हैं वो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। स्पोर्ट्स की हमारी सीरीज होती है अगली। ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने जीता है पहला बिली जीन किंग कप। ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिली जीन किंग कप, तो याद रखिएगा। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये चल रहा था चैंपियनशिप बिली जीन किंग कप, जो 7 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराकर जीता है स्विट्जरलैंड ने। यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स की अगली न्यूज़ में है 20 नवंबर से शुरू होगा फीफा विश्व कप 2022। कहाँ पर शुरू होगा? कतर में शुरू होने वाला है 20 नवंबर से। ये आप लोग याद रखिएगा। यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट सर्दियों के महीनों में आयोजित किया जाएगा।
और टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 32 टीमें होंगी, जो कतर के 8 स्थानों में 8 समूहों में विभाजित होंगी। टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो 18 दिसंबर को खेला जाने वाला है। फ्रांस ने रूस में 2018 संस्करण में फाइनल में क्रोएशिया को हराया था, यानी फ्रांस अभी जो है वो करंट विजेता है। तो अगली न्यूज़ हमारी होती है स्टेट स्पेसिफिक। इसमें तेलंगाना से न्यूज़ आ रही है। हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। इसमें क्या होगा, जो है वो भूस्थानिक प्रौद्योगिकियाँ हैं उनको 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। और इसमें जो है ना, इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमेट्रिक्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि 500 संगठनों के लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इससे क्या होगा, जो भू स्थानिक हैं प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भू स्थानिक चीज़ों को संरक्षित किया जाएगा, यानी जैसे भूजल हुआ, इन सबको संरक्षित करने के लिए ये आयोजन किया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश से अगली न्यूज़ है। मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है पेशा कानून। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारी प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वहाँ पर जनजातीय सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ऐसा कुछ, उसमें भाग लिया। और वहाँ पर पेशा अधिनियम 1996 जो है वो ऑफिशियली लागू किया है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु टेक्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। टेक्स सम्मेलन का उद्घाटन किया कब? 16 नवंबर को उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन की रजत जयंती के समारोह को चिन्हित करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई ने एक पट्टिका भी जारी की है। पट्टिका मतलब एक तरीके का कुछ सम्मान या कुछ जो है वो एक तरीके से सम्मान ही आप मान लीजिए या कोई निशान मान लीजिए, ऐसा कुछ। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ होता है कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने प्रभावी प्रशासन के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा है। किसको सौंपा है? कर्नाटक सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रभावी प्रशासन केंद्र CEGIS के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है। इसमें MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत CEGIS राज्य के राजस्व में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में तकनीक, विश्लेषणात्मक और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करेगा। 2019 में स्थापित CEGIS का उद्देश्य भारतीय राज्य सरकारों के कामकाज में परिवर्तन और सुधार को सक्षम बनाना है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद 9वां हमारा जो सीरीज होता है वो मैप इन न्यूज़ के सीरीज में होता है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेन्यूब और काला सागर यानी ब्लैक सी के बारे में। तो डेन्यूब सी कैनाल अगर आप लोग देखोगे, ये जाके ब्लैक सी में मिल रहा है। और ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। उसके लिए एक ट्रिक है, ब्लैक सी के लिए एक ट्रिक है, टी एंड बर्गर या बर्गर, टी एंड बर्गर है इसका ट्रिक। अब आप लोग ये बताएंगे कि कौन कौन से कंट्रीज इसके आसपास हैं। जैसे मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। टी से है टर्की, बी से है बल्गेरिया, यू से है यूक्रेन, आर से है रसिया, जी से है जॉर्जिया, ई से है इस्टोनिया, आर से है, आप लोग इसको बताएंगे, बहुत सरल है, इसमें रोमानिया है। ये आप लोग, मैंने इसका ट्रिक बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।